सोशल मीडिया उठा लीजिए, अखबार उठा लीजिए या मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई भी चैनल, आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो है किसान आंदोलन जो दिल्ली में हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य कई राज्यों से भी किसान लगातार वहां पे जुटते जा रहे हैं और सरकार की नाक में इस वक्त दम हो रखा है, क्योंकि किसान वहां से हटने को तैयार नहीं है और सरकार को अपनी इज्जत पर बनते दिख रहा है कि अगर किसान इसी तरीके से जुटते रहे तो हो सकता है कि भारत में बाकी लोग भी हैं जो किसान की समस्या को जानने पे मजबूर हो जाएं और वो सरकार के विरोध में वो भी खड़े हो जाएं। आज हमारे साथ हैं कॉमरेड अमराराम। आप सीकर में धौद और दातारामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। सीकर और शेखावाटी में, राजस्थान में बेसिकली जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उसमें अमराराम जी आपने मुख्य भूमिका निभाई है जी। मतलब अगर मैं ये कहूं कि आंदोलन के आप पुरोधा रहे हैं, आंदोलनों की आपने आजादी के बाद जो आंदोलन हुए किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, वो उससे आपकी पहचान है, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसान आंदोलन जो हो रहा है, मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों ने काफी देखा है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन विडंबना यहां आती है कि लोग अभी भी इसे समझने को तैयार नहीं है। आज के समय में हम देखें तो पार्टी के प्रति अपनी आस्था कहूं या क्योंकि वो सिर्फ एक समर्थन नहीं है, वो आस्था में बदल गया है, वो भक्ति में बदल गया है कि कुछ भी हो जाए, हमें पार्टी के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं सुनना है। ऐसे दौर में किसानों के लिए कितना मुश्किल है अपनी बात को सरकारों के सामने रखना, जहां जो कंज्यूमर है वही उनके विरोध में खड़ा है। दिनेश जी, सीकर संदेश और आपको इस बात के लिए तो मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है, देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। वो लोग आज देश की सत्ता में हैं जिनका देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं। जो आज़ादी के जंगे आज़ादी में पूरे देश का आम आवाम संघर्ष के मैदान में था, वो अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे थे, राजा महाराजाओं की चापलूसी कर रहे थे जो अंग्रेज़ों के साथ थे। और तय रूप से अभी 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 3 दफे लेके आए। इसमें साफ प्रावधान था कि जिला कलेक्टर जो देशी और विदेशी कंपनी जिस जमीन की ओर अंगुली कर देगी, वो 15 दिन में किसानों को बेदखल करके कंपनी को काबिज करा देगा। बताओ, पूरे देश के किसान संगठनों ने संघर्ष किया और पहली बार 3 दफे लाने के बाद भी देश की सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अभी दोबारा चुनने के बाद जिस तरह के 3 कानून लेके आए हैं, कृषि और कृषि पैदावार से संबंधित, व्यापार से और वितरण से, ये खुला देश में पहला प्रधानमंत्री है जो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन, और न केवल किसान का बल्कि कृषि जिन्सों का व्यापार करने वाले और आम उपभोक्ता, जिन आवश्यक वस्तुओं से 135 करोड़ लोग जिंदा रहते हैं, उनके व्यापार में जिस तरह से छूट दी गई है, लूटने का लाइसेंस दिया गया है। मैं समझता हूँ इस देश में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मुरारजी देसाई, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, काफी प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन ऐसा नग्गई रूप से कंपनियों का दलाल और आम जनता का विरोधी लूटने का लाइसेंस देने का ऐसा प्रधानमंत्री पहले नहीं देखा है। आपने देखा है कि ये कानून उस वक्त लाए गए हैं जब दुनिया कोरोना महामारी का दंश भोग रही है, और मोदी जी ने खुले रूप से कहा कि इस आफत को अवसर में बदलने के लिए काम लिया जाए और बड़ी बड़ी देशी और विदेशी कंपनियों को लूटने का, अवसर में बदलने का काम जो करने का काम किया है, मैं समझता हूँ ये सबसे खतरनाक है। और आपने देखा कि देश की संसद में, राज्यसभा में बहुमत न होते हुए भी देश के संविधान, संसद की परंपराओं को सबको धत बता करके 8 सांसद जो डिवीजन की मांग कर रहे थे, निश्चित रूप से उनको सस्पेंड किया गया।
बहुमत न होते हुए भी एनडीए का बहुमत नहीं है। एनडीए के वो लोग जो 1980 में बीजेपी बनी थी उस वक्त अकाली दल उनके साथ था, वो छोड़ गया। और अभी जितने जो लोग संघर्ष में आ रहे हैं उनको खालिस्तानी कह करके, गैर किसान कह करके, लोगों को भ्रमित करने वाले, निश्चित रूप से इस तरह के आरोप लगा करके जो फितरत रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है कि उनकी सरकार के खिलाफ, जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको किस तरह से बदनाम, खालिस्तानी के नाम से, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से, नक्सलवादी के नाम से, किसी भी नाम से, लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो बांटते हैं, देशद्रोही का सब धमके देते हैं। लेकिन इससे साफ है कि इन कानूनों से न केवल किसान और खेती मारी जाएगी, न केवल कृषि जिंसों का व्यापार, आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने वाला व्यापारी मारा जाएगा, बल्कि आम उपभोक्ता 95% लोगों को लूटने का इससे बेहतर कोई लाइसेंस नहीं हो सकता। आपने आम उपभोक्ता की बात करी, लेकिन 2020 में हमारे सामने विडंबना ये है कि आम उपभोक्ता में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको सबसे पहले तो लगता है कि स्विगी और जोमेटो से खाना आता है। उन्हें नहीं पता कि किसान के यहाँ से खाना वो उगाएगा नहीं तो उनके पास कहाँ से आएगा। इस मुद्दे पर स्विगी और जोमेटो दोनों ट्रोल हो चुके हैं ट्विटर पर। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो लोगों को घर पे टीवी में खबरें देखकर उन्हें जज करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि खबर का उन्हें किस तरीके से उस पे एक्ट करना चाहिए, वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो जिंस में आए, ये तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर लेकर आए, इनके पास अगर 6 महीने का राशन है तो ये गरीब कहाँ से हुए। तो उनका साइकोलॉजी है कि अगर किसान है तो उसका गरीब होना जरूरी है। आम उपभोक्ता को ये लगता है कि किसान अगर है तो उसका गरीब होना जरूरी है, क्योंकि हिंदी फिल्मों में यही दिखाया गया है। तो इसकी वजह से आम उपभोक्ता भी उनके समर्थन में आ नहीं रहा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा है, जोमेटो और ये जो कंपनियां हैं ना, वो 2% भी लोग नहीं है। 2% भी मान ले तो 98% जोमेटो से नहीं है, बिल्कुल तय रूप से। और ये आंदोलन ही जो सबसे बड़ी क्लास होती है, आंदोलन ही है जो जनता को सिखाते हैं। हमारे आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन को भी आप देखिए, मीडिया निश्चित रूप से एक रोल अदा करता है, लेकिन जिंदगी के साथ जब खिलवाड़ होता है ना, और वो इस देश की जनता ने देखा है, अनुभव से भोगा है कि जो प्याज, किसान का प्याज 2 और 3 रुपए किलो में कोई लेने वाला नहीं होता है, और वही प्याज 6 महीने के बाद 80 और 100 रुपए किलो में बिकता है। तो इससे अंदाजा, हर चीज, दाल दलहन जो पैदा करता है उसको 50 रुपए किलो के, 40 रुपए किलो में मिलती है, और वही दाल बढ़ के 150 रुपए किलो में खाइए लोग। इसलिए आम उपभोक्ता इस बात को समझता है। निश्चित रूप से कोशिश, लूटने वाले हैं उनके पास सब साधन है, सरकार है, मीडिया है, बहुत से संसाधन है। एक इन नीतियों से, जिन नीतियों की से लूटना चाहते हैं, इनसे एक नया धनी वर्ग भी पैदा हुआ, जो शिक्षा माफिया कह दीजिए, रॉयल्टी माफिया कह दीजिए, चिकित्सा माफिया कह दीजिए, खान माफिया कह दीजिए, मतलब एक वर्ग, न्यू रिच जो पैदा हुआ है। निश्चित रूप से धरातल पे वो भी है। इनका 1% लोगों को बेनिफिट हुआ है। 1% का मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए, तो वो इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये किसान है। आप देखिए इस सर्दी में जो जिमाव बिंदु की टेम्परेचर है, उसमें पिछले 11 दिन से सड़क पे बैठे हुए हैं, और वो ट्रैक्टरों से चल के आए तो 3 दिन पहले से चले होंगे। जब पूछे, मतलब 15 दिन से इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे है। खुले आसमान के नीचे है। लेकिन एक चीज जो हमने टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखी कि भारत का किसान और भारत की ही सरकार है जो उन पे वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस फोर्स, आर्मी उनके लिए बुलाई जा रही है। तो ये देख के ऐसे आपके मन में क्या ख्याल आते होंगे कि भारत का ही किसान और भारत की सरकार ही उनके इस तरीके से विरोध में आ गई? नहीं, भारत की सरकार नहीं, वो कंपनियों की सरकार है। और भूल जाए मोदी जी, जिस सेना की बात कर रहे हैं, जिस सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं, उसमें 90% उसी के किसान मजदूर के ही बेटे हैं। और जो गोली चलाने वाला, डंडा चलाने वाला, वो तो 99% नहीं 100% सिपाही उनका है। हो सकता है अफसर 1% किसी दूसरे उस वर्ग का हो, लेकिन वो जो गोली और लाठी चलाने वाला, भूल जाए मोदी जी, उसी किसान मजदूर का बेटा और भाई है।
लेकिन वो सब कुछ करेंगे। मतलब इससे ज्यादा मैंने कहा ना, देश का इससे किसान विरोधी प्रधानमंत्री नहीं हुआ। रात को 11 बजे आप अश्रु गैस छोड़ रहे हो, ठंडे पानी से नहला रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, और किसान सड़क पे बैठने के लिए नहीं आया था। वो रामला मैदान में अपनी बात कहने के लिए संसद के सामने जंतर मंतर पर, जहाँ पूरे देश के लोग आते हैं, वहां जा रहा था। और किसान अगर दिल्ली में नहीं जाएगा तो, किसान का पैदा किया हुआ नहीं जाएगा तो 3 करोड़ लोग जो दिल्ली में रहते हैं क्या खाएंगे। इसलिए मोदी जी से मैं नहीं समझता कि किसी तरह की उम्मीद, क्योंकि मोदी देश का प्रधानमंत्री बनते ही शांतनु कुमार कमेटी बढ़ाई थी कि न किसान से खरीदना पड़े और न गरीब को बांटना पड़े। ये खुले रूप से बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदते वक्त किसान को लूटे और बांटते वक्त, बेचते वक्त आम उपभोक्ता को लूटे। इससे मंशा जाहिर होती है कि जो शांतनु कुमार कमेटी बढ़ाई थी, एफसीआई की गोदाम सब सेल कर दो। आप देख नहीं रहे, रेल, बैंक, बीमा, हवाई अड्डा, शिक्षा, चिकित्सा, मतलब इस कोरोना दुनिया में, कोरोना महामारी को कंपनियों के लिए अवसर में बदलने का काम एक तरफ किसानों की खेती और आम उपभोक्ता का लूटने का है, दूसरा बड़ी बड़ी कंपनियों को मजदूरों के जो 40 से ज्यादा कानून उनके हक और अधिकारों के लिए थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया। मतलब किसके लिए, और बिगड़ चर्चा के। मतलब ऐसा अलोकतांत्रिक, फासिस्ट, अर्ध फासिस्ट सरकार की जो मंशा है, और वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जो कोई भी विरोध में बोलता है उसमें ईडी का, सीबीआई का छापा, ये छापा, वो छापा, सब देशद्रोही। इसलिए निश्चित रूप से, और किसान वो है, ये तो मैंने पिछले 40 साल की राजनीतिक जीवन में देखा, किसान उड़ता नहीं रुड़ता है तो फिर फैसला करके आता है। राजस्थान की सरकारों को एक बार नहीं 8 दफा हमने झुकाया है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की। और पहले भी किसान नरेंद्र मोदी को भी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मामले में पीछे कदम रखने के लिए मजबूर किया, और इसमें भी निश्चित रूप से किसान जीतेगा और सरकार आ रही, क्योंकि देश का अन्नदाता आज भी बहुमत, इस देश की जनता की रोजी रोटी खेत से चलती है, चाहे वो किसान है चाहे खेत मजदूर है, और वो सब के सब। आज की तारीख में एक भी किसान संगठन ऐसा नहीं है जो इन बिलों के पक्ष में। आप देखिए, नीतियां जब 91-92 में लागू की गई, यही नारे दिए गए थे, जब केवल अखिल भारतीय किसान सभा उसके खिलाफ थी, बाकी तमाम किसान संगठन उनके पक्ष में थे कि किसान को सस्ता बीज, खाद, डीजल की जरूरत नहीं है, उसको 4 गुनी कीमत मिलेगी, पूरी दुनिया को खोल दिया गया है, वो पेरिस ले जाके अपना सामान बेचेगा। और वो अभी 30 साल के बाद में आप देख रहे हैं कि आज एक भी किसान संगठन नहीं बचा। 500 के करीब किसान संगठन है जो सबके, इवन भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ है वो भी उनके पक्ष में नहीं बोल सकता, ये फंड बट करके उनकी मजबूरी है। लेकिन आज न केवल देश का बल्कि दुनिया में जो नीतियां लागू की गई है, और उन नीतियों के कारण जो आर्थिक मंदी का दौर आया है, पूरी दुनिया के लोग लड़ रहे हैं। और अब ये भारत का किसान आंदोलन नहीं रहा, पूरी दुनिया के लोग, यूएन से लेकर कनाडा से लेकर के तमाम दुनिया के मेहनत कश पे जो हमला हुआ है 91 के बाद, समाजवादी सोवियत रूस के विघटन के बाद जिस तरह से मेहनत कश किसान मजदूर पे हमला हुआ, उसकी सोशल सिक्योरिटी पे हमला हुआ, इस देश और प्रदेश में जो कर्मचारी वर्ग है 2004 के बाद में लगा, उसको सोशल सिक्योरिटी में कोई उसकी पेंशन नहीं है। वो एक जगह हमला नहीं है, किसान पे, मजदूर पे, कर्मचारी पे, छोटे व्यापारी पे, बड़ी बड़ी कंपनियों को 91 से पहले मोनोपोली हाउस को खुदरा व्यापार करने की इजाजत नहीं थी। आज मुकेश अंबानी जो इस देश का सबसे अमीर है, दुनिया में 4-5वें नंबर पे, वो मूली बेच रहा है, बिस्कुट बेच रहा है। तो ये जो नीतियां है, निश्चित रूप से उसका जो गुस्सा है, वो मोदी जी हो, ट्रंप हो, सबके सब यही चाहते हैं, बांटो, लूटो, राज करो। लेकिन मैं समझता हूं कि देश की जनता महान है, दुनिया की जनता जो मेहनत कश है, उसने सब कुछ बढ़ाया है, जो कुछ दिख रहा है वो सब कुछ उसके मेहनत से, खून से बना है। इसलिए वो जब उठता है तो फैसला करके बैठता है। आज से 73 साल पहले भी आपने और हमने इतिहास में पढ़ा है कि अंग्रेजों का राज सूर्य अस्त नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है। और आज उन अंग्रेजों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो अमेरिकन साम्राज्यवाद जिस तरह से सोवियत विघटन के बाद आम मेहनत कश को जो लूटने की नीतियां, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की लेके आया है, निश्चित रूप से इसके असंतोष उस अमेरिका में
उठ रहा है, पूरी दुनिया में उठ रहा है, और एक न एक दिन ये पूरी व्यवस्था को, जो कुछ 1% लोगों के पास दुनिया की संपत्ति जो इकट्ठी हुई है नीतियों से, निश्चित रूप से उस संतोष है, और वो संपत्ति वापिस जनता के बीच में जब तक नहीं बिठेगी, मैं समझता हूँ एक आंदोलन का सवाल नहीं है, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा। बिल्कुल, जब भी सरकारें कुछ ऐसा करती हैं जो जनता के लिए या जनता के किसी वर्ग के लिए ठीक नहीं है, तब वो वर्ग देखता है कि इस वक्त सरकार का जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है, वो उनके समर्थन में आता है, वो उनके समर्थन में आकर उनकी लड़ाई में शामिल होता है। और इस वक्त विपक्ष की हम बात करें तो कांग्रेस है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए वैसे करने में कामयाब हो रही है? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भाजपा के या केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिलों को तो वो कोस रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से बिजली की रेटें बढ़ा दी, सब्सिडी कम कर रहे हैं, टोल जो आपने माफ करवाया था उसे वापस से चालू कर दिया, तो उसके बारे में नहीं बोल रहे। तो कांग्रेस का जो स्टेप है इस वक्त, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा दिनेश जी, ये जो नीतियां जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, 91-92 में नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वही लेके आए थे। और आपको मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने इंग्लैंड से कहा था कि ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन्म से नीतियां थी, कांग्रेस ने चुराई। इसलिए उन नीतियों में, जहाँ तक आर्थिक नीतियों का सवाल है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस में इतना ही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक आधार पर ही पार्टी बनी है, और खुले रूप से कांग्रेस अभी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, लेकिन वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए बार बार सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती रही। इसलिए न वो सांप्रदायिकता से सही तरीके से लड़ सकती है, और नई नीतियों जिनको उन्होंने लागू किया है, जैसे राजस्थान की आपने बात की, जो सुविधाएं जनता को मिली हुई थी, राजस्थान की सड़कों पे प्राइवेट व्हीकल को टोल को माफ़ किया था, किसान को सालाना जो एग्रीकल्चर में बिजली से सींचता उसको 10,000 की सब्सिडी थी, वो समाप्त की है। बिजली की रेटों में अगर आप देखेंगे तो बड़ी कंपनियों को 2 रुपया यूनिट में छूट देने का काम किया। पहली बार, मैंने तो 40 साल में ऐसी रेट नहीं देखी कि बड़ी कंपनियों का पैसा कई दफा नहीं बढ़ाया, लेकिन 2 रुपये की छूट देते हैं, और आम उपभोक्ता जो गरीब है, बीपीएल है, उस पर 2 रुपया बढ़ाने का काम किया। तो वो सब नीतियां हुई है। और राजस्थान में बिजली की जब आप बात करेंगे तो 2000 में बिजली बोर्ड को तोड़ के कंपनियां बनाई थी। न बिजली बोर्ड पे कर्जा था और न एक नया पैसा गाठा या कर्जा कह दो कंपनियों पे था। आज वो 1 लाख करोड़ है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के घोटालों का ही कारण 1 लाख है। आज सरकारी कारखाने में बिजली 3 रुपये यूनिट में बढ़ती है, और 9 रुपये और 8 रुपये में बेचने के बाद भी घाटा है, तो ये घाटा कभी भरा नहीं जाएगा। बिल्कुल। मारवाड़ी में, राजस्थानी में कहावत है, बोले बाप बोले आओ पोटा पोटा और बे ले जाए गाडा गाडा। वो बात है, जनता से जेब खाली करवाते हैं और वो गाडे भर भर के ले जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से किसान, मैं समझता हूँ विरोध का मतलब है किसान मजदूर। पार्टियां नहीं बचेगी, पार्टियां नहीं है, पार्टियां उन्हीं नीतियों को लागू करें तो पार्टियां भी नहीं बचेंगी। आज विरोध नहीं है, वही नीतियां वो लागू करते हैं, वही नीतियां वो लागू करते हैं। इसलिए पूरा वो वर्ग, उसके औजार, मीडिया, सब उनको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो इन नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। और लड़ने वाली केवल लाल झंडे की ताकत है। इस देश का मेहनतकश किसान मजदूर है, और वही आप देख रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वहाँ किसान लड़ रहा है। अभी 26 तारीख को पूरे देश का मेहनतकश मजदूर हड़ताल पे गया, और ये 18वीं हड़ताल थी जिसमें करोड़ों कामगार मैदान में आए। और मैं तो सौभाग्य समझूंगा कि इस देश का किसान मजदूर है, वो एक साथ 26 तारीख को मैदान में इन नीतियों के खिलाफ उतरा है। और ये एकजुटता बनेगी जब भी इन नीतियों के खिलाफ विरोध करने वाली ताकत एक बनेगी, और वो एक नया राजनीतिक स्वरूप लेकर के निश्चित रूप से आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। आपने राजस्थान में बहुत सारे आंदोलन किए हैं, पिछले 3 साल में हमने भी देखे, हमने कवर भी किए हैं। उसके पहले भी आपने काफी आंदोलन किए हैं। बहुत सारी रातें आपने सड़कों पे किसानों के साथ में बिताई है, ठंड में, गर्मी में, बरसात में। आपको क्या लगता है कि इस वक्त उन किसानों की हालत वहां पे क्या होगी? किस तरीके से, किस हद तक वो तैयार होकर आए होंगे? क्या लगता है कि आगे आंदोलन में क्या होगा?
देखो, किसान 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी खेत में काम करता है और माइनस डिग्री में भी करता है, और जब आंदोलन करता है तो ये सब बैरियर हट जाते हैं। आपने 13 दिन का कर्जा माफी, टोल की लड़ाई को देखा है, वो सब राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी हट जाती है। कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सब हमारे समर्थन में आए तन से, मन से और धन से। और जब वर्ग का सवाल आता है ना, वो लूटने वाले कितने ही बांटने की कोशिश करे, किसी पार्टी में हो तो ईमानदारी से उस वर्ग की सेवा करना चाहता है, वो तन मन धन से पहले भी आए। इसलिए इससे किसान नहीं घबराता, तो वो खेत में वो माइनस डिग्री में पानी लगाता है, वो 50 डिग्री पे भी खेत में अनाज निकालता है। इसलिए वो सब उसमें, लेकिन परेशानी है जब आप रात को 11 बजे ठंडे पानी से सरकार उसमें ठंडा पानी डालेगी, तो गोली मारने वाला काम है। मतलब गोली से तो एकदम से जान निकल जाती है, लेकिन आप ठंडे पानी से नहलाएंगे तो बीमार होगा, तड़प तड़प के मरेगा। सरकार ये चाहती है तड़पा के मारने। जैसे राजस्थान में एक कनपटी मार था संक्रिया, आपको याद हो तो, जिसने दर्जनों हत्याएं की, और जब वो पकड़ा गया और उसको पूछा कि तू जिससे दुश्मनी नहीं है उसको ये हथौड़ी मार के जान लेता है, उसको आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब ये मैं हथौड़ी मारता हूँ कनपटी पर, वो तड़पता है कुछ मिनटों के लिए, तो मुझे मजा आता है। अच्छा, तो मोदी जी को किसान पे रात को 11 बजे ठंडा पानी डालने से वो तड़पते हैं ना, तो मोदी जी को अच्छा अनुभव होता है। तो ये हालत है, जो संक्रिया, जो कनपटी मार था, उस तरह से मोदी जी जब तड़प के मरेगा, किसान, मजदूर, कंपनी, देसी विदेशी के सामने हाथ जोड़ के अपने परिवार को बचाने के लिए, रोजगार के लिए याचक बन के खड़ा होगा, तो उनको अनुभूति होगी, क्योंकि उनको उनसे हमदर्दी नहीं है। वो जियो का विज्ञापन करने में और जियो के मुकेश अंबानी के साथ फोटो खिंचाने में अपने को अभाग्य मानते हैं, और देश के मेहनत कश। बात चाय वाले की करते हैं, हवाई चप्पल वाले की करते हैं। अभी कोरोना में देखा नहीं आपने, हवाई जहाज खड़ी थी, रेलें खड़ी थी, लाखों बसें खड़ी थी, लेकिन वो हवाई चप्पल वाला 1200 किलोमीटर सुई से हवाई जहाज बनाने वाला अपने बीमार बाप को साइकिल पे बैठा के, एक लड़की 15 साल की, नोएडा से बिहार 1200 किलोमीटर लेके जाती। पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, वो मजदूरों का देखा है। बात हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, बात बहुत सुंदर लगती है। और हवाई जहाजें सब हवाई अड्डे पे खड़ी थी, हजारों रेलें खड़ी थी, लाखों बसें खड़ी थी, लेकिन मोदी जी का दिल नहीं पसीजा। आपने बिहार की बात करी, तो बिहार से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये एक्ट देखकर ऐसा लगता है कि एपीएमसी जो मंडियां हैं वो बंद नहीं होंगी, उनके बंद होने का कोई मतलब भी नहीं है। बिहार में मंडियां बंद हो चुकी है, एपीएमसी वहां पे नहीं है, लेकिन वहां का किसान ये कहता है कि हम अब पंजाब में, हरियाणा में यहाँ मजदूरी करने आते हैं। अगर एपीएमसी बंद होने से या मंडियां व्यवस्था नहीं होने से, प्राइवेटाइजेशन हो जाने से अगर कुछ अच्छा होता तो पंजाब और हरियाणा के किसान हमारे यहाँ पे आता। हम पंजाब और हरियाणा में मजदूरी क्यों कर रहे हैं? तो सभी है, पहले तो भूमि का जो वितरण होना चाहिए था, बिहार में नहीं हुआ। आज भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं जिनके 25-25 हजार एकड़ जमीन है। सीलिंग कानून बड़ा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और राजस्थान में 1956 में बन गया, लेकिन आज भी 4 लाख हेक्टर जमीन आज भी सीलिंग सरप्लस है ऑन रिकॉर्ड। तो निश्चित रूप से ये मंडी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी जब प्राइवेट मंडी बाहर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और मंडी में कोई खरीदार आएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, और बाजार में वो जो बेचेगा, दोनों में तो इतना अंतर होगा, तो 2 साल के बाद में मंडी भी समाप्त हो जाएगी। मंडी में भी लूट हो रही है, उस लूट को मिटाने की जरूरत है। बिल्कुल, मंडी व्यवस्था में जो खामियां थी उनको सुधारने का, बंद करने का नहीं है। हाँ। इसलिए निश्चित रूप से सरकार की मंशा कंपनियों के हित में है, किसान के, देश के उपभोक्ता के हित में नहीं है, न उनको सोचना है। उनकी जनसंघ के टाइम से ये कि ये खुली अर्थव्यवस्था, सबको कम से कम सरकार और ज्यादा से ज्यादा बाजार। निश्चित रूप से उसका खुले रूप का ही है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रोडवेज बस नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट बसें, तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी समस्याएं देखनी पड़ती है।
राजस्थान में भी रोडवेज को बंद करने की कोशिश करी गई, लेकिन राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने जो आंदोलन किया और उसका फायदा आज लोगों को मिल रहा है। वैसा ही किसानों का डर वो जायज है कि अगर मंडियां बंद हो जाएंगी तो उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। एक चीज यहाँ पे देखी जाती है कि जब भी हम कोई नई नीति लाते हैं या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं तो हम ये पहले देखते हैं कि पहले कहाँ हुआ है और वहां पे इसके क्या परिणाम रहे। जब विदेशों में, अमेरिका जैसे देश में ये सब नीतियां फेल हो गई, वहां के किसान इससे परेशान हुआ, वहां की जो खेती है वो एक जगह सेंट्रलाइज हो गई, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, तो ऐसी नीतियों को जो दूसरे देशों में पहले से जिनके परिणाम खतरनाक सामने आ चुके हैं उनको देश में लाकर लागू करने का जो मकसद है वो आपके और किसानों संगठनों के बताने के हिसाब से ये हुआ कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा देना हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में हमारी सहयोगी जया माथुर ने आसपास के जो किसान हैं जो मुर्गी फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें इसमें परेशानियां होती है। तो जिस चीज में पहले से किसानों को परेशानी हो रही है वही चीजें उन पे और लागू करी जा रही है कि अब आप खेती, मुर्गी पालन में तो आप परेशान हो रहे तो अब आप खेती में भी परेशान हो जाओ। मुझे लगता है कि किसानों के अलावा जो आम जनता है, जो कंज्यूमर है, उन्हें भी एक बार बाहर आकर इस विषय को ज्यादा संजीदगी से समझने की जरूरत है। बिल्कुल समझने की जरूरत है। देखो, मॉडल दुनिया के सामने मॉडल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस नहीं हो सकता। दुनिया के सामने मॉडल चीन हो सकता है, तो भारत से 2 साल बाद में आज़ाद हुआ। भारत से जनसंख्या आज भी ज़्यादा है। वो कृषि में, व्यापार में, मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से आज अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, तो पूरी दुनिया को अमेरिका अपनी कंपनियों के माध्यम से लूटता था। तो हर खेती से लेके कारखाने तक और जितनी सस्ती बना रहा है, मॉडल वो है। वहाँ की पूंजी 140 करोड़ लोगों के लिए है, न केवल कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए। इसलिए मॉडल वो है। और निजीकरण की बजाय सहकारिता, सबकी सामूहिकता और विकास निश्चित रूप से होना चाहिए। इसलिए मॉडल वो है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि ये जो कंपनियों के ही पक्ष में पूर्ण रूप से, लेकिन बहुत दिन चलेगा नहीं। ये नीतियों का 90-91 से लेके 2020 में हालत ये है। बेरोजगारी, भारत का ही उदाहरण लीजिए, 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी, मंदी का दौर 2008 से लेके 2020 बेरोजगारी भी इतनी की बेरोजगारी का डेटा देना बंद कर दिया। लेकिन बेरोजगारी थोड़ी बंद हो। बिल्कुल, नारे वो हैं कि हर साल 2 करोड़ को नौकरी और काम देंगे। अगर 6 साल हो गए, 12 करोड़ को देते तो आधी से ज्यादा बेरोजगारी खत्म हो जाती। लेकिन नारे वो हैं, काम उससे उल्टे हैं। रोजगार देने में भी यह है कि जब किसान का बेटा, किसान अपनी मेहनत से उसे पढ़ा लिखा देता है, बाहर कहीं भेज देता है, वो अच्छे कपड़े पहन लेता है, तो फिर आप ये सवाल उठाते हैं कि इन्होंने तो जींस पहन रखी है तो ये किसान नहीं हो सकते। नहीं, वो समझते आज भी फटेहाल हो, हाँ, आज भी वो झूंपड़ी में रहे, वो नहीं है किसान। वो कैसे होगा? अभी 73 साल की आज़ादी में कुछ तो उसके हिस्से में आया है, रहना चाहिए। और ये वो कुछ भी कहे, ये कहते रहेंगे। मैं समझता हूँ किसान बहुत ही समझदारी के साथ, इस देश का मेहनतकश मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, सब इन नीतियों से वाकिफ हो चुके हैं। और उसका मैंने वो उदाहरण बताया ना, 91-92 में एक किसान संगठन था और आज 500 से ज़्यादा जितने भी देश में छोटे बड़े सब किसान संगठन हैं, सब इसके खिलाफ है। तमाम मजदूर संगठन इसके खिलाफ, क्योंकि बहुत से उनके थे। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन ही है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित करता है। बिल्कुल, कि ये नीतियाँ किसके पक्ष में है। और अब तो मैं समझता हूँ किसान इन कानूनों से कानूनी रूप से क्या फर्क पड़ेगा, ये हो सकता है कोई किसान नहीं समझता हो, लेकिन ये समझता है ये नीतियां किसान को कर्जदार और कंपनियों को मालामाल, बीज, खाद, डीजल सब कुछ उनके हवाले। आज जिस तरह से लूट की छूट दी गई है, और अब तो खेती, आवश्यक वस्तु का व्यापार, स्टॉक, मतलब छोटे व्यापारी थे जब तो स्टॉक सीमा थी, अब देसी विदेशी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करेगी, उनके लिए वो सीमा हटाने की बात कोई सीमा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लूटने की खुली छूट। इसलिए पूरी जनता समझती है मोटे रूप से कानूनी, इस कानून से क्या क्या होगा। मोदी जी बता दे इसमें फायदे वाली कौन सी है। राजस्थान में जो मोदी जी कह रहे हैं MSP चालू रहेगी,
43 लाख मेट्रिक टन बाजरा पैदा हुआ है और 2150 रुपया पर कुंटल का देश की सरकार की एमएसपी है। बाकी गुआर, मोट, सब्जी, प्याज इनका एमएसपी घोषित नहीं है, लेकिन घोषित है वो 1000 रुपये प्रति कुंटल नुकसान हो रहा है। 43 लाख मेट्रिक टन कितना नुकसान हो गया। मोदी जी खरीदे ना। राजस्थान सरकार ऐसे तो कहती है कि मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, मोदी जी वो गलत कर रहे हैं, लेकिन बाजरा की जो एमएसपी पे खरीद होनी थी उसके लिए उन्होंने केंद्र को प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। नहीं भेजना, मारना दोनों को ही है। वही तो मैं कह रहा हूं भाई, नीतियों में एक ही है। इसलिए और राजस्थान की सरकार बता दे किस दिन भेजा, और केंद्र सरकार ने नहीं है तो जब अपने राज्य की जनता की 7 करोड़ जनता के हितों के लिए देश में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, अगर देश की इन्होंने प्रस्ताव भेजा, केंद्र सरकार नहीं खरीदती है तो कैबिनेट को लेकर के नरेंद्र मोदी के सामने धरना दे। पंजाब दे सकता है, त्रिवेंद्र वो आपका